सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपनी कॉर्पोरेट लॉ की सर्टिफाइड कॉपी May 24 की आपके सामने दिखाऊंगा कि मैंने आंसर्स कैसे लिखे हैं और आईसीएआई ने कैसे चेकिंग की है और आपके लिए क्या सजेशन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने मार्क्स बता देता हूँ। मेरे मार्क्स है 27.5 डिस्क्रिप्टिव में आउट ऑफ 70, विच इज़ वो 28 हो जाते हैं राउंड ऑफ करके। और मेरे एमसीक्यू में मार्क्स है 28 मार्क्स, तो टोटल मिला के 56। आईसीआई ने इस बार कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए लॉ के अंदर, तो मेरे टोटल मार्क्स भी मार्कशीट के अंदर 56 ही है। तो चलो मैं आंसर आपको पेज बाय पेज आपको क्या अपने आंसर्स दिखा देता हूँ, क्या सजेशन है आपके लिए वो भी बता देता हूँ। तो पहले पेज पे जाते हैं। देखिए मैंने जो क्वेश्चन है पहले शुरू किया क्वेश्चन नंबर 1A से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1A मेरे को आता था। अगर आपको क्वेश्चन 1 नहीं आता है तो आप किसी और क्वेश्चन से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करना है। मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 आता था तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1A लिखा हेडिंग ऊपर, ताकि वो दिख जाए क्वेश्चन कौन सा मैंने स्टार्ट किया है। लिखना स्टार्ट किया एज पर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। मेरे को सेक्शन नंबर याद नहीं था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एज पर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है, लेकिन गलत सेक्शन नहीं लिखना होता। मैंने आगे लिखा, कॉलन डाला और पॉइंट वाइज अपना प्रोविजन को लिखा। पॉइंट वाइज प्रोविजन को लिखने में क्या रहता है ना, आसानी होती है एग्जामिनर को भी चेक करने में कि हाँ इस पॉइंट के अंदर क्या लिखा है, इस पॉइंट के अंदर क्या लिखा है। और मेरे को भी इजीली रहता है कि मैं किसी भी पॉइंट को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ अपने प्रोविजन के अंदर। तो ये प्रेजेंटेशन मैटर में भी बहुत अच्छा है और चेकिंग के लिए भी बहुत इजी रहता है एग्जामिनर के लिए। तो देख सकते हैं मैंने अपने प्रोविजन को पॉइंट वाइज लिखा है। पैराग्राफ थोड़ा सा ना बोरिंग सा लगने लग जाता है, इसलिए पहला सजेशन आपके लिए यही है कि आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो ट्राई किए कि पैराग्राफ के अंदर लिखिए, पॉइंट वाइज के अंदर लिखिए। पॉइंट वाइज ज़्यादा ईजी रहता है, देखने में प्रेजेंटेबल भी रहता है। प्रोविजन को भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। कंक्लूजन को, मतलब कंक्लूजन तो वैसे भी एक पैरा का ही होता है, तो उसको पॉइंट वाइज लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पहले प्रोविजन लिखा। प्रोविजन के अंदर ही मैंने अपना जो सब पॉइंट्स है उसको भी डाले और प्रोवाइडेड दैट, ये मतलब पूरा अच्छी तरीके से मैंने प्रोविजन लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोविजन को पूरा कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर लिखा है अपना फैक्ट्स ऑफ द केस। इन द इंस्टेंट केस, जो भी हमारा केस है उसके बारे में हमने फैक्ट्स लिखे। फिर उसके बाद मैंने आखिर में कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन देना लॉ के आंसर के अंदर, केस स्टडी आंसर के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने कंक्लूजन नहीं दिया है तो आपका आंसर इनकम्प्लीट ही माना जाएगा और आपको पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, आईसीआई ने मेरे को इसके अंदर 2.5 मार्क्स दिए आउट ऑफ 5, तो कोई ना कोई मेरी गलती रही होगी। इन्होंने यहाँ क्रॉस का साइन नहीं लगाया, मतलब कोई चीज़ मैंने ओमिट कर दी, कोई छोड़ दी मैंने पॉइंट, इसलिए इन्होंने कोई क्रॉस का साइन नहीं लगाया और ना ही क्वेश्चन मार्क भी नहीं लिखा इन्होंने। मतलब मैंने कोई चीज़ छोड़ी है, ऐसा स्टेप 2 के अंदर मैंने कोई चीज़ छोड़ी है जो कि इन्होंने क्रॉस नहीं, मतलब क्रॉस अगर लगा होता है ना तो मतलब कोई पॉइंट मेरा गलत है, लेकिन यहाँ कोई गलत पॉइंट नहीं है, मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है तभी इन्होंने कोई क्रॉस नहीं लगाया। तो मेरे को इसके अंदर 2.5 मिले हैं 1A के अंदर। आगे चलते हैं 1B। अच्छा, 1B मेरे को आता नहीं था, मैंने फिर भी लिखा। तो ये भी आपके लिए सजेशन है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, जितना समझ में आ रहा है उतना आप लिख लीजिए, शायद आपको मार्क्स मिल जाए। आगे मैं दिखाता हूँ कि मेरे को मार्क्स मिले हुए हैं कुछ क्वेश्चन के अंदर जो मेरे को नहीं भी आ रहे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1C किया। अच्छा, 1C के अंदर आप जो पहला सजेशन है मेरे लिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट। मेरे को सेक्शन नंबर याद नहीं था, मैंने आराम से रेलेवेंट प्रोविजन लिखा और आगे बढ़ गया। फिर मैंने आगे अपना प्रोविजन को कंटिन्यू किया। बीच में जब मेरे को लगा, मैंने जब दोबारा रिवाइज किया ना, तो मेरे को लगा यार मैंने इन इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिखना भूल गया, क्योंकि मेरे को डेफिनेशन देनी थी वो पीआरआई की, तो इसलिए मैं इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मैं लिखना भूल गया था। तो आपके लिए सजेशन ये है कि देखो लॉ के अंदर ना काफ़ी टाइम होता है आपके पास, तो अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए आपने जो आंसर्स लिखे हैं उसको दोबारा भी रिवाइज किए। हो सकता है आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, कोई लिखते लिखते कोई प्रोविजन को थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन नहीं किया हो, तो आप बाद में उसे ओवरराइट ना करके बल्कि ऊपर थोड़ा सा लिखकर, साइड में लिखकर आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये वर्ड मैंने ले लिखा होता तो शायद मैंने 1 या आधे नंबर कट जाते, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 182 कहाँ देखने, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तभी मेरी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। फिर से इसके बाद मैंने प्रोविजन लिखा, उसके बाद फिर से इंस्टेंट केस लाके फैक्ट डाला। फैक्ट डालने के बाद फिर मैंने कंक्लूजन दिया। मेरे को इसके अंदर 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले हैं। ये देखिए 1C के अंदर 4 मार्क्स। पूरे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मेरे को 6.5 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि क्वेश्चन B जो था वो मेरे को मार्क्स नहीं मिले क्योंकि मेरा पूरा गलत था।
नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2A आते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मेरे को सेक्शन याद था तो मैंने उसका सेक्शन लिखा। अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखिए मैंने पॉइंट वाइज प्रोविजन को एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर क्या मैं हुआ था कि मैंने जो पॉइंट 1 था पूछा गया था वो मैंने कंप्लीट नहीं लिखा था। मेरे को दोबारा से फिर रिवाइज करके मेरे को पता चला अच्छा मैंने पॉइंट 1 की ना कोई एक छोटी सी रह गई थी, तो मैंने सेकंड पेज पे आके लिखा कंटिन्यूइंग द फर्स्ट क्वेरी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू होम, ऐसे ऐसे करके मैंने प्रोविजन पूरा कंप्लीट किया अपना। वो जो है पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर वो पूरा कंप्लीट किया। तो यही फायदा होता है रिवीजन का। तो रिवीजन जरूर आप करें जब भी आप आंसर लिखें, क्योंकि लॉ में ना काफ़ी टाइम होता है आपके पास, एमसीक्यू भी जल्दी हो जाते हैं, लॉ के आंसर राइट भी जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए आपके पास रिवीजन करने का अच्छा सा टाइम होता है। तो एक बार सारे आंसर्स आप एक बार रिवाइज कर लिए, कोई आप वर्ड तो नहीं स्किप कर रहे, क्योंकि लिखते लिखते हम क्या है ना कोई वर्ड अपने माइंड में रह जाता है और हमारे वर्ड्स वो रिटर्न नहीं हो पाते, लिख नहीं पाते हम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है लॉ के आंसर्स को। ये मैंने पूरा प्रोविजन लिखा, इसमें मेरे को मिले हैं 2.5 मार्क्स, 2A के अंदर 2.5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 5। इसके अंदर भी कोई गलती रही होगी मेरी ज़रूर। ऐसे ICAI भी ऐसे फालतू के मार्क्स नहीं काटता, अगर आपको वो 3.5 दे रहा है तो आपकी कोई ना कोई गलती है, और किसी को 2.5 दे रहा है या किसी को 1 मार्क्स दे रहा है तो कोई ना कोई गलती ज़रूर होगी। देखो इतना प्रोविजन लिखने के बाद भी मेरे को 2.5 मिले हैं, तो आप देख सकते हो लॉ में आपको काफ़ी प्रोविजन लिखना होता है, और काफ़ी मतलब इतना एकदम करेक्ट लिखना होता है, टू द पॉइंट भी लिखना होता है, एकदम करेक्ट भी लिखना होता है। हो सकता है मैंने इसमें कोई चीज़ करेक्ट नहीं लिखी या मैंने कोई चीज़ ओमिट कर दी, छोड़ दी मैंने, तो इसलिए हो सकता है मेरे को मार्क्स नहीं मिले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2B सेकंड पार्ट आता है। ये मेरे को शायद से लगा मेरा सही है, पता नहीं क्यों आंसर गलत किया है, ये पता नहीं, मैं चलो चेक करूँगा इसको। ये मेरा 2B पार्ट सेकंड, ये मेरे को 0 मार्क्स मिले हैं इसके अंदर, मेरे को कोई मार्क्स नहीं दिए गए। 2B फर्स्ट भी मेरा शायद से गलत ही था, इसलिए मैं इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था मेरे को कोई मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2C पार्ट 1, इस पे आते हैं। जनरल क्लॉसेज एक्ट का क्वेश्चन था, मैंने आराम से सेक्शन में को याद था, मैंने लिख दिया उसका वो प्रोविजन लिखा, केस लिखा, आखिर में कंक्लूजन लिखा, सिंपल था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2C पार्ट सेकंड के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर मेरे को शायद से लगा कि ना ये आंसर मेरा गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि जनरल क्लॉजेज एक्ट केस स्टडी के बारे में क्या बोलता है, जबकि वो केस था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, और जनरल क्लॉजेज एक्ट अपने से पुराने लॉ के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट तो 1897 का था, और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है 1881 का, तो उस पर तो जनरल क्लॉज एक्ट वो चलेगा ही नहीं, लागू ही नहीं होएगा, उसमें एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो मेरे को पता नहीं इसके अंदर आंसर क्या लिखना था, लेकिन ICAI ने मेरे को मार्क्स दिए हैं इसके अंदर भी, तो कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A आ जाओ। देखो ये भी जो था ना पूरा कंप्लीट नहीं था, लेकिन ICAI ने स्टेप मार्क करके मेरे को 1 मार्क्स दिए इसमें से, बोनस शेयर के अंदर के कुछ कैरेक्टर्स दिखाने थे, तो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। शायद से कुछ गलती हुई होगी, इसलिए उन्होंने पूरे मार्क्स नहीं दिए, या 1 ही मार्क्स दिए, इसलिए। देखो ICAI कभी भी ऐसे फालतू नंबर नहीं काटता है मेरे ख्याल से। तो मैं ना हमारे ट्रेनिंग पे गया था ITT की, तो उसमें टीचर आए थे एक जो कि थे एक्स एग्जामिनर थे, सब्जेक्ट EIS के, IT के टीचर थे वो। तो उन्होंने बताया कि यार ICAI ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के नंबर काटता है, या ऐसा है कि पीछे से ऑर्डर आते हैं कि नंबर्स स्ट्रिक्ट मार्किंग करो, ऐसा है। टीचर्स अपना इंडिविजुअली चेक करते हैं पेपर, लेकिन अगर उनको स्टूडेंट का समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहा है या अपनी बात अपने आंसर्स में लिख नहीं पा रहा है, तो टीचर उसे कैसे मार्क्स दे सकते हैं। वो कहते हैं कि हम एकदम ब्लैंक होकर बैठते हैं, हमें स्टूडेंट की आंसर शीट से कॉन्सेप्ट समझना होता है। अब स्टूडेंट जितना अच्छा कॉन्सेप्ट को समझा देगा या क्वेश्चन को समझा देगा या उसका कंक्लूजन दे देगा, उतना ही अच्छा हम उसे मार्क्स देंगे। लेकिन कई बार स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते, इसकी वजह से उन्हें जो उनके मार्क्स है ना वो काटने पड़ जाते हैं। और दूसरी बात आती है कीवर्ड्स की। देखो लॉ के अंदर ना कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो कि मैं कीवर्ड ना लिखूँ, कुछ और वर्ड लिख दूँ, अपने मन से लिख दूँ, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। ये देखो माउस है ना, जैसे माउस है, कंप्यूटर की भाषा में इसको माउस कहते हैं ना, तो हम इसको चूहा तो नहीं बोल सकते ना, या रैट तो नहीं बोल सकते ना, या कंप्यूटर वाली शॉप पे जाके बोले कि एक चूहा दे दो या एक रैट दे दो, या ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। हम ये माउस, इसका नाम माउस रखा गया है तो हम माउस ही बोलेंगे ना। इसलिए यही आता है कि लॉ के अंदर जो वर्ड दे रखा है तो उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करो। जैसे मीटिंग एडजर्न है, एडजर्न का मतलब पोस्टपोन होता है, हम पोस्टपोन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये टेक्निकली लॉ की अगर हम लैंग्वेज में या लॉ का पेपर कर रहे हैं
तो एडजर्न लिखना ज़्यादा बेटर होगा जाकि पोस्टपोन लिखने से। तो इसलिए एडवाइस है कि आप कीवर्ड्स को ध्यान में दीजिए, कीवर्ड्स को याद कीजिए, बोल कर याद कर सकते हैं आप, प्रोविजन को याद कर सकते हैं, स्क्रिबल करके याद कर सकते हैं कि मेरे को प्रोविजन मैंने पढ़ा तो मेरे को उसमें से कौन कौन से पॉइंट याद रहे हैं, आप उसे पेन पेपर में लिख सकते हैं। जो पॉइंट नहीं याद है उसको आप फिर दोबारा से एक बार पढ़ेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे तो आपको याद होता रहेगा, और कीवर्ड्स भी ऐसे ही याद हो जाएंगे। एडजर्न, जैसे एडजर्न मीटिंग है तो आपको वही लिखना पड़ेगा ना। अब आप आंसर में पोस्टपोन हो जाएगी मीटिंग ये लिखोगे तो आईसीएआई आपको कैसे मार्क्स देगा? लॉ का पेपर है वैसे भी, इसलिए कीवर्ड ज़्यादा लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3B के अंदर आते हैं। ये 103 कोडम का क्वेश्चन था, तो मैंने पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। देखो जैसे सेक्शन प्रोविजन के अंदर लिखा होता है ना, वैसे ही लिखा, अनलेस अ लार्जर नंबर प्रोवाइडेड इन द एक्ट इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अ कोरम इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी के दिस, और फिर उसके बाद मैंने आगे के पॉइंट लिखे। तभी मेरे को देख लो वो मिले स्टेप 1 के अंदर 3 मार्क्स, मतलब पूरे प्रोविजन का मेरे को 3 नंबर आराम से मिला है। स्टेप 1 जो प्रोविजन का है ना, पूरे 3 मार्क्स फुल मार्क्स मिले, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली वही लाइन लिखी है जो प्रोविजन के अंदर थी। पूरी 103 सेक्शन नंबर भी डाला, पूरा प्रोविजन का वो लिखा, पूरी एक्चुअल लैंग्वेज और पूरा कीवर्ड्स के ध्यान रखकर, तो मेरे को 3 मार्क्स पूरे फुल मिले हैं। फिर मेरे को कंक्लूजन का जो है जो लिखने का वो एक पार्ट का 1 मार्क्स मिले, और जो सेकंड पार्ट में मेरा गलत था इसका वो इसलिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो गया, तो मेरे को 5 में से 4 मार्क्स मिले। देख लो आईसीएआई मार्क्स देता है अगर आपकी चीज़ सही हो, वो चीज़ हो जो आईसीएआई मांग रहे, जो क्वेश्चन मांग रहा है, अगर आपने वो लिखा होगा तो आईसीएआई क्यों नहीं मार्क्स देगा, क्यों वो काटने में लगेगा। इसलिए पूरा अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, और क्वेश्चन के जो रिक्वायरमेंट है उसको अच्छी तरीके से समझो, और फिर उसके बाद आंसर्स लिखो। देखो अच्छी तरीके एकदम से तो परफेक्ट नहीं हो सकते, ये क्या होता है ना, प्रैक्टिस से होता है। जितने हम ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे, उतने ज़्यादा हम परफेक्ट होते रहेंगे। मैंने भी लास्ट मोमेंट में क्या किया था, बहुत सारे जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स रीड किए थे। क्वेश्चन क्या पूछा और उसने आंसर्स क्या लिखे, आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर्स थे, वो सब रीड किए थे, जिससे ना मेरे को थोड़ा आइडिया पता चल गया कि आंसर्स कैसे लिखते हैं, या आंसर्स में क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब की गई है सजेस्टेड आंसर के अंदर आईसीएआई के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4A भी देख सकते हो कि मैं ये था डिविडेंड डिक्लेरेशन का क्वेश्चन, इसका भी मैंने प्रोविजन लिखा। अब डिविडेंड डिक्लेरेशन का क्वेश्चन आता है कि ये डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है कि नहीं कंपनी, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट होता है, तो आपको कैलकुलेशन पार्ट पूरा अच्छे तरीके से दिखाना है। जैसे मैंने कि सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा कैलकुलेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एज अंडर, तो मैंने पूरा अच्छी तरीके से कैलकुलेशन पार्ट करके दिखाया, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन दिया। देखो मेरे को इसके अंदर 3.5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 5। तो इसलिए जब डिविडेंड डिक्लेरेशन का क्वेश्चन आता है, कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट आता है या सीएसआर का पार्ट आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके अंदर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी होती है। तो यार अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं 4B के अंदर। देखो एलएलपी का मैंने लिखा, एलएलपी का मेरे को नहीं आ रहा था, मैंने थोड़ा कुछ भी लिखा वाइंड अप के बारे में। ट्रिब्यूनल कर देता है अगर आपके जो पार्टनर्स है वो कम हो लिमिट से, 6 मंथ से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हो, तो ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि एलएलपी को वाइंड अप कर दो। मैंने कुछ लिखा, उस उन्होंने मार्क्स दिए, ऐसा नहीं है मार्क्स पूरे काट दिए। हाँ एकदम वो चीज़ नहीं लिखी जो वो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट थी उसकी, लेकिन कुछ तो लिखा मैंने, ऐसा नहीं है छोड़ दिया। मैंने एक क्वेश्चन हाँ छोड़ा था, वो था इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का, वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, वो क्या दूसरे लैंग्वेज में थी, लैटिन लैंग्वेज में थी, वो क्या पूछ रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कौन सा फ्रेज था, वो मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया कि मैं क्या लिखूँ, फालतू लिखने से अच्छा जो लिखा हुआ है उसको रिवाइज करूँ, और जो उसको और अच्छा कर सकता हूँ वो करूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 6A के अंदर आते हैं, ये भी कोडम का क्वेश्चन था। तो इस बार चैप्टर 7 में से आईसीएआई ने काफ़ी क्वेश्चन दे दिए, करीब 30 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिए थे डिस्क्रिप्टिव में। तो कभी कभार आ जाते हैं चैप्टर 7 में से, कभी कभार बिल्कुल भी नहीं आते क्वेश्चन। पिछली बार नवंबर 23 के अंदर बिल्कुल नहीं आए थे क्वेश्चन चैप्टर 7 में से, और इस बार आ गए ज़्यादा। कोई नहीं, कोडम का भी दोबारा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। इसमें थोड़ा अलग पॉइंट थे, जैसे कि मीटिंग एडजर्न किसी और रीज़न की वजह से हो जाती है, तो क्या नेक्स्ट मीटिंग में क्या जितने भी कोरम प्रेजेंट हो गए हाफ एन आवर के अंदर, उसके अंदर मीटिंग कंडक्ट होगी? ऐसा नहीं है, प्रोविजन के अंदर साफ साफ लिखा है अगर कोरम की वजह से मीटिंग एडजर्न हुई तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर अपने जितने भी प्रेजेंट होंगे उतने में ही मीटिंग हो जाएगी, जितने भी कोरम प्रेजेंट होगा उतने में ही मीटिंग हो जाएगी। हाफ एन आवर के अंदर जितने भी कोरम प्रेजेंट होगा उसी में ही मीटिंग हो जाएगी। लेकिन किसी और रीज़न की वजह से मीटिंग एडजर्न या पोस्टपोन हुई है तो वो यहाँ पे वो चीज़ वैलिड नहीं आएगी, तो उसको हम कोरम सेक्शन 103 का एडजर्न मीटिंग नहीं मानेंगे। तो ये बात इन्होंने पूछी थी, काफ़ी डिटेल चीज़ है, तो ये पता था अर्जुन सर से मैंने क्लासेस लिए, तो उन्होंने अच्छी तरीके से समझाया था कि ये चीज़ अलग है, ये वाला पार्ट अलग है एडजर्न का, इसलिए मेरे को समझ आ गया था उस टाइम पे।
तो मेरे को इसके अंदर 5 में से 3.5 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 6B पार्ट 1 ऑडिट रिपोर्ट का नहीं आता था, मैंने कुछ भी लिख दिया। लेकिन 6B पार्ट 2 ये मेरे को चीज़ आती थी और मैंने शायद से पूरा सही भी लिखा। पता नहीं ICAI ने शायद मार्क्स नहीं दिए, शायद होगा, कुछ गलती होगी मेरी। 0.5 मार्क्स ही दिए इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6C ये उसका था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का। इसके अंदर अपनी वो जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की वो लिमिट्स कुछ पता नहीं थी, वो लिमिट्स मेरे को याद नहीं थी, इन्होंने 0.5 मार्क्स दिए मेरे को। चलो कोई बात नहीं। सो या आंसर अपने डिस्कस कर लिए, मैंने अपनी आंसर शीट दिखा दी है। तो कुछ सजेशन है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए इन फ्यूचर में। तो पहली बात तो लॉ के अंदर आप अपना जो प्रोविज़न है वो पॉइंट वाइज के देखने में भी सही लगता है और ज़्यादा बोरिंग नहीं होता। पैराग्राफ थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, आप कहाँ एंड किया है कहाँ शुरू किया है पता नहीं चलता है। दूसरी बात है केस स्टडी वाले क्वेश्चन के अंदर एकदम एक्सपेक्ट मत कीजिए फुल मार्क्स मेरे को मिलेंगे, चाहे आपने जितना भी सही लिखा हो सकता है मिल भी जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट रह ही जाती है, ऐसा होता है। दूसरा क्या है, रिवाइज व्हाट यू हैव रिटन। जो लिखा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करो। लॉ में टाइम होता है आपके पास, तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर हो सकता है कोई पार्ट लिखते लिखते आपसे छूट गया, कोई प्रोविज़न लिखते कोई लाइन छूट गई, जिससे आपका थोड़ा प्रोविज़न का मतलब इनकम्प्लीट हो गया, तो उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए रिवाइज ज़रूर करें दोबारा। अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो उसको आप दोबारा भी लिख सकते हो, उसका रेफरेंस नंबर डाल के। ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि वो उधर ही लिखना है, नेक्स्ट पेज पे लिख लो, कोई बात नहीं है। दूसरा, अपनी जो भी कैलकुलेशन का पार्ट है उसका अच्छी तरीके से वर्किंग दे। जितना भी, जैसे डिविडेंड डिक्लेरेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अपना कैलकुलेशन पार्ट आता है, तो उसका पूरा दे, कैलकुलेशन पूरी वर्किंग दे। कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिए। एडजर्न मीटिंग को एडजर्न ही लिखोगे, कोरम को कोरम ही लिखोगे। ये तो कोई बात ही नहीं होती कि अगर आप लॉ में ये चीज़ें बोलो कि मैं ये ना लिखूँ ये कर लूँ। याद करोगे, पढ़ोगे बार बार, अपने आप ये चीज़ें रिकॉल होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये याद नहीं होता, मेरे को भी तो याद हुआ है, ऐसा बात नहीं कि ये चीज़ याद नहीं होगी। सेक्शन नंबर आपसे याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सेक्शन नंबर भी याद हो सकते हैं अगर आप बार बार उससे रीड करोगे। अगर आप सेक्शन नंबर को ये सोच के करोगे ना कि इसको याद करना है तो कभी याद नहीं होगा, इसलिए उसको छोड़ दो साइड में। अपने आप बुक उठाओ, अपने आप सेक्शन नंबर दिख जाएगा, वो याद होता रहेगा। जैसे सेक्शन नंबर 3A पता है मेरे को, 3 पता है चैप्टर 2 में से, या अपना 4 पता है, 5 पता है, ये सब पता है, चल जाते हैं ना। तो इसलिए जो है ना, प्रोविज़न याद मेन करने पे लगाओ, सेक्शन नंबर याद करने में नहीं लगाओ, अपने आप ही वो याद हो जाएंगे आपको, ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, अभी मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3C इंटरप्रिटेशन का, ये मेरे को नहीं लग रहा था मेरे को इसके मार्क्स मिलेंगे, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो टाइम बचा था उसको लिखा, मेरे को 1 मार्क्स मिल गए। शायद से उन्होंने कुछ सही लगा इसके अंदर, मैंने जो इंटरप्रिटेशन में लिखा था, डिफरेंस बताना था इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो मैंने जो है 2 लाइनें मेरे को जितना भी समझ में आ रहा था मैंने वो लिखा, और उन्होंने मेरे को 1 मार्क्स दिए। तो अपना जो है फुल मार्क्स अटेम्प्ट करके आया करो, कुछ भी छोड़ा मत करो। लॉ के अंदर आपके पास टाइम होता है, इतना भी नहीं लिखना कि आपका टाइम वेस्ट होता रहे, और इतना शॉर्ट भी नहीं लिखना कि पूरा कंप्लीट भी ना हो। पूरा पॉइंट लिखो और अपना सारा पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करके आओ। और MCQ में आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो। MCQ की ट्रिक क्या है करने की, बस कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, बाकी और कुछ चाहिए ही नहीं है MCQ के अंदर। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आप MCQ आराम से कर सकते हो। मेरे 28 मार्क्स है लॉ के अंदर, वैसे भी सबके कॉन्सेप्ट सही ही होते हैं, कोई ऐसा कन्फ्यूजन पार्ट लॉ के अंदर होता नहीं है, इसलिए ईजिली आप 28 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स तक भी स्कोर कर सकते हो। सो मैंने अपना आंसर शीट बता दिए। आंसर शीट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स इंटरमीडिएट के अंदर मिल जाएगी, या मैं नीचे भी आपको लिंक दे दूंगा डायरेक्टली गूगल ड्राइव का आंसर शीट का मेरे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ओके बाय।